हेलो, क्या शुरू करना है आज? जो 2 दिन हमने अलजेब्रा वाली क्लासेस ली थी, क्या आज उसके क्वेश्चन सोल्व कर ले? डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो चलो फिर आज क्वेश्चन मैं ओपन करता हूँ। तो अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस क्लास में अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, और बहुत इजी क्वेश्चन। ऐसी क्लासेस जिनमें मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, वो क्लासेस अपनी हो गई। और बेसिक में वो क्लासेस होना बहुत ज़रूरी भी है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि उन क्लासेस में अगर अपन टाइम नहीं दे रहे होते तो आज वाले जो क्वेश्चन या फिर कल वाली क्लास में जो क्वेश्चन इतने इजी वे में हुए वो नहीं होते। तो उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण मैं आपको ये क्वेश्चन करवा के अभी दे देता हूँ। देखना, कहाँ तक कर लिए थे कल क्वेश्चन अपन ने? किसी को याद हो तो, कोई पेपर और पेंसिल लेके बैठा हो तो, पता हो तो उसको। चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग नहीं बताओगे। क्या यहाँ तक कर लिए थे हमने क्वेश्चंस, या फिर इससे आगे वाला? देखो, अच्छा हाँ, ये था अपना लास्ट क्वेश्चन कल की क्लास का। इसका आंसर निकाल के अपन ने क्लास खत्म की थी। तो मैं इससे अगले क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। नीचे दी आकृति में त्रिभुज का परिमाप, और परिमाप मैंने आपको याद होगा बताया था और आपने बचपन से सीखा भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस एक मोटा माटी आपको बता देता हूँ। परिमाप अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इस बाउंड्री से शुरू करता हूँ, यहाँ चलता हूँ, यहाँ चलता हूँ, यहाँ वापस आता हूँ, तो जो दूरी तय की मैंने वो होता है परिमाप। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से मैं आपको बोलूँ तो ये जो चारों तरफ का इसका बाउंड्री का एरिया है, जो बाउंड्री कितनी लंबी है, वही होता है परिमाप अपनी आसान भाषा में। तो बस, तो कितनी है इसकी पूरी अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं इसको तीनों को आपस में जोड़ दूंगा तो इसका परिमाप आ जाएगा। तो बस ये वाली तो है अक्ष, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, ये भी अक्ष और ये है वाई, तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? अक्ष प्लस वाई। सही बात मेरी? और अक्ष को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 2 अक्ष, तो 2 अक्ष प्लस वाई। बस यही मेरा आंसर है। अगर ऑप्शन में आपको कहीं पे ये वाला दिख रहा है तो वही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या मेरा फर्स्ट ऑप्शन ए वाला ऑप्शन हो जाएगा? मेरा हो जाएगा ना ए वाला? बस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चंस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आज लेने वाले हैं नहीं, ये क्लास जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ेंगे। भुजा अक्ष वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। भुजा स्क्वायर होता है, अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लो, क्योंकि बचपन वाली चीज़ें आगे जाके आपको शर्म आएगी अगर आप ये चीज़ नहीं सीखोगे तो ये तो हो गया। और परिमाप क्या होगा? 4 गुणा भुजा। ठीक है जी, क्योंकि जो भुजा है उसको 4 से गुणा कर दोगे तो वो इसका परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, परिमाप है 4 गुणा भुजा, तो भुजा स्क्वायर है, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा ना। अगर इसका हमको क्या पूछता परिमाप, तो मेरा आंसर आता 4 अक्ष, लेकिन इसने हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल, तो अक्ष गुणा अक्ष मतलब अक्ष स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे समझ रहे हो मेरी बात? तो चलो मैं अगले क्वेश्चन पे, तो फिर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पीड देख के डर मत जाना, क्योंकि पिछले वाली जो 2 क्लासेस थी वो बहुत, जितना टाइम नहीं देना चाहिए था उससे भी ज़्यादा टाइम देके वो क्लास मैंने आपकी ली थी। अब इसके बाद अगली क्लास में तो स्पीड बढ़ेगी, आप भी जानते हो, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऑनलाइन क्लासेस में क्या होती है, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। मैं बहुत लंबा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आप वो नहीं देखोगे, बहुत लंबी क्लास कोई नहीं देखना चाहता। तो वो क्लास में अगर मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा, इसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन मान लो 20-25 मिनट में भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि इजी तो क्वेश्चन है, तो उसका फायदा आपको होगा। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे, पढ़ लो। सबसे पहला काम ये करो कि आप क्वेश्चन पढ़ो। देखें, अक्ष को 2 से गुणा करने और फिर उसे 3 में से घटाने के लिए व्यंजक बताओ। तो व्यंजक बताना है, समीकरण नहीं, व्यंजक। अगर बराबर का निशान लगा के दोनों साइड कुछ लिखा होता है तो वो तो हो जाता है समीकरण, और मुझे क्या बताना है? व्यंजक। ये व्यंजक ही तो है, एक व्यंजक, ये भी व्यंजक, ये भी और ये भी। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो उससे पहले आप सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन। अक्ष को 2 से गुणा करो, ये जैसे जैसे बोलता है ना, जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। देखें, अक्ष को 2 से गुणा करना है तो मैं 2 से गुणा करके लिख देता हूँ, सिंपल सी बात।
और फिर उसे 3 में से घटा दो। 3 में से घटा दिया मैंने, 3 माइनस, ये मेरा आंसर आ जाए। इसमें से 3 घटाने के लिए थोड़ी बोल रहा है, 3 में से इसको घटाने के लिए बोल रहा है, तो मैं 3 में से इसको घटा देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2x। समझ गए मेरी बात? चलूँ अगले क्वेश्चन पे, तो फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आओ, q/2 बराबर 3 का हल, q/2 बराबर 3 का हल कर लोगे। इस q का मान निकालना है मेरे को। कैसे निकालते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एक साइड रख लो। तो अल्फ़ाबेट अपना है क्या, q, तो मैंने q को रख लिया इधर, इक्वल टू 3 इधर दिया हुआ ही है, और ये जो इधर डिवाइड में है ना, वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इधर आके मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो q इक्वल टू 3 गुणा 2 6। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 6। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस में, इतने इजी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समझा के टाइम वेस्ट करना सही बात है? नहीं है ना। इसलिए अगले क्वेश्चन पे चलो। x माइनस 4 बराबर माइनस 2 का हल बताओ। x माइनस 4 बराबर 2 का हल। अब ये जो 2 है, ये है माइनस का 2 इधर, ठीक है, और ये समीकरण है अपना x माइनस 4 बराबर 2। वही काम करना है जो हम करते आए हैं, पिछली 2 क्लास में करते आए हैं, लेकिन यहां करना है एकदम तेजी के साथ। तो x बराबर, अल्फाबेट को साइड में रख देंगे, x इधर है माइनस 2, इधर है माइनस 2, और ये माइनस वाला 4 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, पता है ना। 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 4। बताया था ना, ये तो सिंपल वाला ही है, ये माइनस वाला। जिसका एक चीज़ आपको पता होगा, वो यहाँ वापस से रिपीट कर देता हूँ कि प्लस और माइनस के 2 निशान हैं। तो जब आंसर आएगा तो जो बड़ी संख्या है उसके साथ जो निशान है वो निशान उस आंसर में आएगा। तो यहाँ 4 बड़ा है ना 2 से, तो 4 के साथ प्लस है, तो ये आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 4 नहीं, x बराबर माइनस 4, और इसमें से घटाओगे तो 2 आएगा, प्लस का 2। लिखने में थोड़ा इधर उधर हो जाता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये रहा मेरा आंसर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, प्लस का निशान वाला बड़ा है, तो मेरे पास आंसर आएंगे 2 प्लस वाले। और इसको ऐसे समझो ना कि एक चीज़ आपके पास है प्लस की, ऐसे मान लो एक चीज़ है जो आपके पास प्लस की है, और एक चीज़ है जो आपके पास माइनस की है। मतलब ऐसे मान लो लिखा हुआ आपने 2 बोरियां हैं, एक बोरी है जिस पे आपने प्लस लिखा हुआ है, एक बोरी है जिस पे आपने माइनस लिखा हुआ है। अब जिस बोरी पे आपने प्लस लिखा हुआ है उस बोरी में सामान ज़्यादा है, ठीक है, और जिस बोरी पे माइनस लिखा हुआ है उस बोरी में सामान है कम। तो मैं अगर आपको बोलूं कि जो माइनस लिखी हुई बोरी है उतना सामान प्लस वाली में से निकाल लो, ठीक है, तो कितना बचेगा, जो प्लस वाली है उसमें प्लस वाला बचेगा ना ऊपर। तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है, जिसका निशान ज़्यादा वही संख्या अपने बचेगी। और ये इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये चीज़ सबको पता भी है, और मैं यहाँ रिपीट भी करवाता रहता हूँ बार बार क्वेश्चंस के साथ। तो अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन में। इसका आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन है 4/2 बराबर 2 व्यक्त करता है। मतलब ये क्या पूछ रहा है आपको कि ये कौन सा समीकरण है, संख्यात्मक है या बीजगणित वाला। अगर इसमें x y z या फिर अल्फाबेट्स है ही नहीं तो बीजगणित ये नहीं है, ये एक संख्यात्मक समीकरण है। और समीकरण भी कैसे है, 2 को 4 से 4 को काटोगे 2 से तो 2 बराबर 2 होता है ना, इसका मतलब ये दोनों को तुल्य बता रहा है, मतलब ये एक समीकरण है, संख्यात्मक समीकरण, ठीक है जी। इसमें चर तो है ही नहीं, तो बीजीय व्यंजक तो हो ही नहीं सकता, तो चर नहीं है तो एक चर वाला समीकरण ये हो ही नहीं सकता, और इसको तो असत्य कथन का तो क्या ही बताऊं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलूं, आ जाओ। ये आ गई आपकी पेंसिल वाली बचपन वाली चीजें। कांता के बॉक्स में P पेंसिल है, वह इस बॉक्स में Q पेंसिलें और रख देती है। अब उसके पास कुल कितनी पेंसिल हैं? क्या दिमाग लगाना है यार इसमें, P थी और Q उसने और रख दी तो P प्लस Q, बस आंसर। क्या इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हैं
जो आपकी बीजगणित की शुरुआत करने में आपकी हेल्प करते हैं। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट ये नहीं है, और ये चीज़ आप यहाँ से सीख के आगे बढ़ते हो। अगर आप यहाँ से सीख के आगे की बड़ी लड़ाई में जाते हो तो वहाँ ये चीज़ें आपको नहीं हराती, वरना ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ जाके हरा देंगे। पता चला युद्ध लड़ने चले गए, तलवार डालना ही भूल गए, होता है ना ऐसा। बस तो ये वैसी ही सिचुएशन हो जाएगी आपकी, हंसने वाली स्थिति हो जाएगी। तो चलो अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण 4x बराबर 16 अक्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब यहां अक्ष की जगह मैं क्या रखूं कि 16 आ जाए, तो मैं अक्ष की जगह 2 रखूंगा तो ये 4 गुना 2 हो जाएगा, 4 दूनी तो 12 होता है, 16 आएगा क्या, नहीं। अक्ष की जगह मैं अगर 12 रखूं तो 12 गुना 4 हो जाएगा, 12 चौके 48, 48 बराबर 16 होता है क्या, नहीं। और 12 चौके 48 माइनस का 48 बराबर 16 होता है क्या, नहीं। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ये, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 16, और इधर ऑलरेडी 16 है तो 16 बराबर 16 होता है ना। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। और ये माइनस वाला है ना, ये निशान का विशेष ध्यान रखना। जैसे यहाँ तो इसका फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करो, जैसे 4 को -12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12 चौके 48, लेकिन माइनस का। यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए ये छुप गया, लेकिन हमें तो बेसिक कवर करके चलना है ना। तो फिर चलो आगे, हो गया ये आंसर इसका हो गया। सबको स्पीड से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये स्पीड चल रही है तो ये क्वेश्चन भी उसी लेवल के एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन हल्के में मत लेना। ये चीज़ें आपकी सिली मिस्टेक्स करवाने के लिए काफ़ी हैं। ये चीज़ें ही आपको नहीं आएंगी इसका मतलब आप अटकने वाले हो, फॉर श्योर अटकने वाले हो। यहाँ पे अगर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ इसका मतलब मैं भी पागल नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं आपको 3 क्लासें एक चीज़ पे इन्वेस्ट करवा रहा हूँ। मैं कुछ सोच के, कुछ समझ के ही आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। समझे मेरी बात? अरे समझ गए मेरी बात? तो चलो फिर आगे चलते हैं। पेन और पेपर अपने पास ही रखना, साइड में उसको जाने मत देना। बिना पेन पेपर के आपकी मैथ सोल्व हो नहीं सकती। दिमाग में इन चीज़ों को सोल्व करोगे तो फिर से वही गलती करोगे जो गलती आपने पहले की थी, जिस वजह से आप मैथ स्टार्ट भी नहीं कर पाते। टॉपिक्स में, बड़े बड़े टॉपिक्स में आप पढ़ने चले जाते हो तो टीचर आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझा रहा होता है, लेकिन आप इन अक्स वाई में, प्लस माइनस में, भिन्नों में, पॉइंट्स में, इनमें अटक रहे होते हो। ना ये चीज़ें आप क्लास में किसी से पूछ पाते हो, ना खड़े होकर टीचर से पूछ पाते हो, क्योंकि शर्म के मारे। आपको पता है ये चीज़ बहुत इजी थी, हमें पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, उसके बावजूद भी आपको नहीं आती। इसलिए मैं ये क्लास आपको बता रहा हूँ, बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे और आपने ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा। क्या है क्वेश्चन? मैं एक संख्या सोचता हूँ, इसमें 13 जोड़ने पर मुझे 27 प्राप्त होता है, इसलिए उसका समीकरण क्या होगा? अगर ध्यान से पढ़ा होगा, पेपर और पेन लेके बैठे होंगे और उस पेन को पेपर पे चलाया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं एक संख्या सोचता हूँ, कुछ भी सोच लिया, मैंने अक्ष सोच ली, उस संख्या में मैंने 13 जोड़े तो मैंने 13 जोड़ दिए, तो मेरे पास 27 आए, तो मेरे पास 27 आए, और यही इसका समीकरण बन गया। यही इसका समीकरण बन गया और आपका आंसर भी यही हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? तो हो गया आंसर, सबने कर लिया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आ जाओ आगे, क्वेश्चन पढ़ो। और जो आपके क्वेश्चन थे ना इतनी देर, जिनमें ऑप्शंस थे और आप उनके जवाब दे रहे थे, वो क्वेश्चन हो गए ख़त्म। अभी कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने रिक्त स्थान के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपके सामने रखे हैं, ताकि आपके पॉइंट्स कवर हो जाएं इन क्वेश्चंस को सोल्व करते करते। आज की क्लास लगता है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको खींचा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी इक्वेशंस अगली क्लासेस में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेस मजबूत आपका, ये मान लो अगर आपने तीनों क्लासें ले ली है ना,
तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आप इन बेसिक चीज़ों में तो कहीं नहीं अटकने वाले। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। आपको वहाँ काटापीटी में अटकने की या फिर आपको वहाँ ये छोटी छोटी चीज़ों में अटकने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए मेरी बात? अगर समझ गए हो तो फिर आ जाओ वापस बोर्ड पे और अपना ध्यान केंद्रित आज अपने को रखना है सिर्फ और सिर्फ सामने बोर्ड पे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अचर चाल से 4 घंटे में तय की गई दूरी, और दूरी का सूत्र आपको याद होगा, मैंने जब आपको बेसिक्स पढ़ाए थे वहां पे मैंने आपको दूरी का सूत्र बताया था क्या था? एक क्वेश्चन था, या फिर आप उस चीज को ऐसे मान के चलो कि एक कॉन्सेप्ट था, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसी से ही सारे सूत्र निकल रहे थे। कौन से सारे? समय का भी, दूरी का भी, चाल का भी। तो अपने को अगले ने क्या पूछा? दूरी पूछी है ना। अगर दूरी चाहिए तो ये समय इधर चला जाएगा, चाल गुणा समय हो गया, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 40, समय कितना है? h। तो 40 को मैं h से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाता है? 40h। तो इसमें आंसर मेरा आ जाएगा 40h। समझ गए? अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं तो फिर आओ, P केजी आलू 70 रुपए में खरीदे गए, तो 1 केजी आलू का मूल्य कितना होगा? P केजी आलू 70 रुपए में, ऐसे देख के चलो ना, P से, X से, Y से तो मान लो आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन मैं अगर आपको ऐसे पूछ लूं कि 10 किलो आलू 70 रुपए के आए तो 1 किलो आलू कितने का आएगा? तो आप क्या करोगे? इस 70 में 10 का भाग दोगे ना। तो मान लो ये 10 ही P है, बताया तो था आपको कि P कितना भी हो सकता है, या फिर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, आपको पता है ना। तो बस ये अल्फ़ाबेट मान लो 10 था, तो आपने क्या किया? 70 बटे 10 किया। मतलब क्या किया आपने? ये P को नीचे लेके गए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 70/P। समझे? अगला क्वेश्चन पढ़ो, खुद से पढ़ो। एक ऑटो रिक्शा पहले 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपये तथा इसके बाद 8 रुपये प्रति किलोमीटर लेता है। इस दर से d किलोमीटर दूरी का किराया कितना होगा? ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ो और ध्यान से ये क्वेश्चन करो। मैं बताता हूँ इसको, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बस अपने दिमाग में रखो एक बार। एक ऑटो रिक्शा 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपये लेता है और उसके बाद 8 रुपये कर देता है। मैं खाली पेज में आपको लेकर चलता हूँ आगे। यहाँ आओ, ऑटो रिक्शा था, इतना ही लिख देता हूँ मैं। 1 किलोमीटर, जो पहला 1 किलोमीटर है ना, पहला 1 किलोमीटर उसका तो लेगा 10 रुपये। चाहे आप कितनी दूरी चलो, पहले 1 किलोमीटर का 10 लेगा, उसके बाद आप कितना भी चलो उसका वो लेगा 8 रुपये प्रति किलोमीटर। जैसे मान लो आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो वो पहले किलोमीटर का तो ले लेगा 10 रुपये और अगले किलोमीटर का 8 रुपये, तो दोनों कितने हो गए? 18 किलोमीटर। तो वो आपको ऐसे पूछ रहे हैं कि आपको d किलोमीटर जाना है। एलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो ABCD ये तो आएगा ही ना। डायरेक्ट आपको ऐसे बोल देता 2 किलोमीटर जाना है तो आप ही कर देते, लेकिन d किलोमीटर जाना है तो पहला 1 किलोमीटर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कैसे मैं बताऊं? जैसे मान लो 8 किलोमीटर पर 8 रुपये पर किलोमीटर आपके लग रहे हैं, ठीक है। अगर 8 रुपये पर किलोमीटर लग रहे हैं, पहला किलोमीटर मैं हटा देता हूं, मतलब जो d दूरी थी ना पूरी, उसमें से 1 किलोमीटर तो मैंने हटा दिया, तो ये तो दूरी वो हो गई जिसमें मेरे को 8 रुपये प्रति किलोमीटर लग रहे हैं। और जो पहला था 1 किलोमीटर, उसमें मेरे कितने लग रहे थे? 10 रुपये। अब ये क्या इक्वेशन, ये क्या व्यंजक एक बन गया? क्या बनाना? क्योंकि एक वाला तो मैंने यहाँ हटा दिया और उसके 8 रुपये पर किलोमीटर लगे, तो वो तो मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है। और ये 10 किलोमीटर 10 रुपये इसमें जोड़ दिए, तो यही इसका व्यंजक हो गया। इसको आगे सोल्व कर सकते हो क्या? देखो आगे सोल्व करना भी बता देता हूँ। आओ, ब्रैकेट है
तो ब्रैकेट के बाहर है 8। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है। समझे मेरी बात? तो 8 को मैंने d से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 8d माइनस 8। ये तो हो गया, इधर वाला सोल्व हो गया, 8d माइनस 8 और प्लस कितना हो रहा है इसमें 10। अब तो सोल्व कर लोगे इसको, अरे अब तो सोल्व कर लोगे इसको। कैसे? 8d में से 8 घटा सकते हो क्या? नहीं घटा सकते, क्योंकि इसके साथ चर है और चर में से बिना चर वाला नहीं घटता। अगर d 8d है और उधर 2d होता या फिर कितना भी d होता तब तो ये घट जाता। तो इसको तो ऐसा का ऐसा लिख दो 8d और माइनस का 8 है, बड़ा कौन सा है? प्लस वाला 10। तो प्लस के 10 में से माइनस का 8 घटाओगे तो बचेगा कितना? प्लस का 2। तो 8d प्लस 2 मेरा आंसर आ जाएगा। वापिस उस क्वेश्चन पे आओ, 8d प्लस 2 उसमें लिख दो, यही तो था। तो मेरा यहाँ आंसर आ जाएगा 8d प्लस 2। समझ गए मेरी बात? d छोटा है ना तो इसमें भी d छोटा ही करो। ओके, हो गया ये क्वेश्चन। इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा नीचे रह गया, इसको ऊपर करके दिखाता हूं। यदि 7x प्लस 4 बराबर 25, यदि 7x प्लस 4 बराबर 25 तो x का मान निकाल लोगे। x का मान क्या बताना जरूरी है? कैसे निकालोगे? x को रख लोगे इधर ही, ये 4 है वो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21। 25 में से 4 चले जाएंगे तो 21 और ये 7 है वो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो कितना हो जाएगा? 7 ही 21। तो मेरा क्या 3 आंसर आ जाएगा। ऊपर 21 है नीचे 7 है, 7 ही है 21। तो मेरा आंसर आ जाएगा x बराबर 3। अरे कर देता हूँ, अरे आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। नहीं सीखे हो तो आ जाओ। देखो 7x प्लस 4 था तो 7x तो इधर ही रह जाएगा, 25 माइनस 4 हो गया और ये 7 है वो नीचे आ जाएगा यहाँ से हटके। ठीक है जी। अब देखो 25 में से 4 गया तो 21, 21 बटे 7, 7 ही 21। ये मेरा आंसर आ गया। और अगर आंसर आ गया तो फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। टाइम वेस्ट 1 सेकंड का भी नहीं करना आज क्वेश्चन सारे करके ही निकलने। समीकरण 3x प्लस 7 बराबर माइनस 20 का हल। 3x प्लस 7 बराबर माइनस 20 कर लोगे? कैसे? देखो 3x प्लस 7 है तो 3x तो इधर रह जाएगा, बराबर में कितने हैं? माइनस के 20 और ये जो प्लस का 7 है वो इधर आके माइनस का 7 हो गया। और आपको मैंने बताया है कि माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे लेकिन निशान माइनस का ही रह जाएगा। और इस चीज़ को अगर आप कंफ्यूज होते हो ना, वैसे तो जितना पढ़ा है आपको नहीं होना चाहिए कंफ्यूज, लेकिन फिर भी होते हो तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप बचपन में क्या करते थे? बचपन में आप ऐसे क्वेश्चन करते थे, मान लो यही नंबर ले लो, 20 में से 7 घटाना है मान लो, आप ऐसे ही लिखते थे ना, 20 में से 7 ऐसे ही घटाते थे ना। क्या दिख रहा है आपको? तो 20 में से 7 घटाया तो आपने यहाँ निशान लगाया, वो निशान किसके आगे लगाया? 7 के आगे। और जो बचा तो आंसर कितना आता था अपना? मान लो इसका आता 13 आता था तो वो प्लस का है ना आंसर। अरे वही तो, अगर ऐसे करते थे तो वो ऐसे होता था प्लस 20 माइनस 7, तो वो आप घटाते हो, आप करते हो उस चीज को। बस आपको अब इतना ध्यान रखना है, अगर ये माइनस है ना ऊपर माइनस 20 माइनस 7 तो उसको आपस में जोड़ना है और माइनस वो लगाना है निशान माइनस का। तो उसको उसके साथ कंफ्यूज मत करो जब दो निशान हो, जैसे प्लस 20 माइनस 7 तो ये तो आप कर लोगे, इसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना, वो तो बचपन से ही तो कर रहे हो ना आप, तो उसमें क्या याद रखना है? तो बस आपको ये याद रखना है और इसमें आप ये निशान लगा दोगे। मुझे ये लगता है कि आप ये कर लोगे। तो क्या था? माइनस 20 माइनस 7, माइनस 20 माइनस 7 माइनस 27 और ये जो इधर था 2 वो आ जाएगा नीचे। 3 था ना, 2 थोड़े था, 3 था तो ये 3 आ जाएगा नीचे। 3 सत्ते 21 और वो 7 भी कितना है? 3 सत्ते की 3 9 27 तो माइनस का 9 आंसर आ जाएगा। कर लोगे? हो जाएगा। तो फिर इसका आंसर आप कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। क्या था अगला क्वेश्चन?
कथन x y, अब ये कथन है, ठीक है, ये कथन आपको पढ़ना है सबसे पहले। तो क्या है, x y से 7 अधिक है, जो x है वो y से 7 अधिक है, इसको व्यंजक के रूप में लिखना है। तो ये जो मेरा x है, अगला खुद बोल रहा है, वो y से 7 अधिक है, मतलब y में 7 जोड़ोगे तो x आ जाएगा, और यही मेरा आंसर है। समझ गए मेरी बात? हो गया आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कथन मतलब ये वाला कथन है, संख्या x की 3 गुणे से 8 अधिक, मतलब कोई संख्या है x, उसके 3 गुणे से 8 अधिक को व्यंजक के रूप में कैसे लिखोगे? क्वेश्चन जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चन समझोगे नहीं, और अगर समझ गए तो जब तक पेपर पे पेन चलाओगे नहीं तब तक वो क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, तब तक उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे नहीं। अगर हलवा हलवा क्वेश्चन देख के आपको ऐसे लग रहा है कि आपने पूरा पढ़ लिया है, आपको पूरा समझ आ गया है, तो सॉरी, आप गलत हो। आपको नहीं पता है कि आप पहले जो गलती कर चुके हो, सेम गलती इन 3 क्लासेज में फिर से कर रहे हो, और मैं बार बार रिपीट ये चीज़ें कर रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पागल हूँ या फिर मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं बहुत सोच समझ के अपनी ऑफलाइन क्लासेज का सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे इकट्ठा करके उसके बाद आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से पढ़ाने के लिए आता हूँ। और इसका मतलब ये आप मान के चलो कि मैं बहुत सोच समझ के आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट आपसे बड़ी बड़ी इक्वेशन भी करवा सकता था और वहाँ पे बीच में सारी चीज़ें घुसेड़ के आपको पढ़ा सकता था। लेकिन नहीं, ना मेरा वो तरीका है और ना मैं वैसे पढ़ाऊँगा। मेरा तरीका यही रहने वाला है जिसमें मैं बिल्कुल जीरो से लेके बिल्कुल टॉप तक लेके चलूँगा। फॉलो करो ये जितनी भी चीज़ें हैं, सिस्टम से चलो, बिल्कुल तरीके से चलो, और उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलो। कथन संख्या x की 3 गुणे से 8 अधिक को व्यंजक के रूप में कैसे लिखोगे? तो ऐसे लिखोगे, x का 3 गुना कितना होता है? 3x, और उसको 8 अधिक करना है, मतलब उसमें 8 जोड़ना है, और ये मेरा आंसर आ जाता है। समझ गए मेरी बात? चलूँ अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ। 2 रुपए प्रति पेंसिल की दर से x रुपए में। अब देखो, पहली बात तो ये कि आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं पूरे। अभी ये तो एकदम इजी है, ये तो ऐसे टिक टिक में ही चल जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत इजी वाले क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन हो गए, जो आपको इक्वेशन, जो आपको व्यंजक, जो आपको समीकरण सीखने थे ना, वो आप बिल्कुल बेसिक वाले सीख चुके हो। अब आपके इक्वेशंस में दिक्कत नहीं आएगी। अब जब मैं आपको ऐसे बोलूँगा ना, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, आप ऐसे चुटकियों में कैच कर लोगे। ठीक है? नहीं विश्वास तो अगली क्लास में आ जाना, पूरा प्रूफ आपको दे दूंगा। पूरी तीनों क्लासेज वहाँ कैसे अपने काम आती है आपको पता चल जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब आ जाओ, देखो 2 रुपये प्रति पेंसिल की दर से x रुपए में खरीदी जाने वाली पेंसिलों की संख्या। एक पेंसिल का रुपए है 10 रुपये, मान लो इस क्वेश्चन में तो 2 रुपये, लेकिन आप 10 रुपये मानो। x रुपए में खरीदी, तो मैं ऐसे बोलूँ 100 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदोगे? तो 100 रुपये में अगर आप 10 का भाग दे दोगे तो 10 पेंसिल आई ना। बस वही कॉन्सेप्ट इसमें है। 2 रुपये एक पेंसिल का मूल्य है, x रुपए में कितनी खरीदोगे? तो x बटे 2 करोगे तो वो मेरा आंसर आ जाएगा ना। अरे आपके पास 100 रुपये है, एक पेंसिल 10 रुपये की है, तो अगर 100 में 10 का भाग दोगे तो 10 आते हैं, तो आप 100 रुपये में 10 पेंसिल खरीद सकते हो ना। बस वही कॉन्सेप्ट लगाओ। आपके पास x रुपये हैं, ठीक है, तो एक पेंसिल 2 रुपये की है, तो x में 2 का भाग दोगे तो उतनी पेंसिल आपके पास आ जाएगी। समझे ना? तो फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन में। इसका मेरा आंसर क्या होगा? x बटे 2। W सप्ताह में दिनों की संख्या। एक सप्ताह में 7 होते हैं, एक सप्ताह में 7 होते हैं। तो मैं आपसे ऐसे पूछूं 4 सप्ताह में कितने होंगे? तो 4 गुना 7 करोगे, 7 चौके 28। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं W सप्ताहों में कितने होंगे? तो 7 गुना W, मतलब 7W, या 7W लिख दो या 7 गुना W लिख दो, एक ही बात है। आगे आओ। 8 रुपये प्रति मास की दर से वार्षिक वेतन तथा 200 रुपये दिवाली बोनस मिल गया। मतलब एक महीने में 8 रुपये कमाता है कोई, तो एक साल में कितना कमाएगा? आप एक महीने में 50 रुपये कमाते हो मान लो, तो एक साल में कमाओगे कितना? एक महीने का 50, एक साल का 12 से 50 को गुणा करोगे, तो वही बात है कि ये एक महीने में 8 कमा रहा है, एक साल में कितना कमाएगा? 12 आर।
तो बार बार इस पे जोर देने की जरूरत नहीं है, इतनी तो बड़ी ये रॉकेट साइंस ही नहीं है, समझ गए होंगे। तो ठीक है, आर हो गया, आर हो गया, आर को 12 से किया तो 12 आर हो गया, और 200 रुपये बेचारे को मिली दिवाली बोनस। तो ये क्या हो गया, 12 आर प्लस 200। तो मेरा आंसर भी 12 आर प्लस 200। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण 2p प्लस 8 बराबर 18 में प्रयुक्त चर है, मतलब इसमें जो चर है ना ये p, बाकी तो अचर हैं, इसमें जो p चर है उसका मान क्या होगा वो आपको बताना है। पहली बात तो इसमें चर कौन सा है p, अगर ऐसे पूछे कौन सा है तो ये, लेकिन इतना इजी नहीं, इसका मान और देख लो आप, इसका मान क्या है निकाल लोगे। 2p बराबर 18 माइनस 8 बटे 2, ये 2 इधर चला जाएगा तो 10 बटे 2, तो इसका मान आ जाएगा 5। नहीं समझ आया तो खुद करके देख लो, इतनी क्लासेज आपने ली है, समझ जाओगे, इसका आंसर आ जाएगा 5। ओके जी, आओ अगले क्वेश्चन पे। अक्स मीटर बराबर, अरे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर 500 सेंटीमीटर, तो वैसे ही है ना, 1 मीटर में आ जाओ कर लो, अक्स गुणा 100। 1 लीटर में, ये लीटर मीटर नहीं है, ये यहाँ पे लीटर है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो इसका हो जाएगा पी गुणा 1000, या फिर 1000 पी लिख दो, ठीक है। अब आओ, आर रुपए बराबर कितने पैसे, तो 100 आर। अरे ये हो गए क्वेश्चन पूरे, पहले ही हो गए थे, ये तो इतने इजी है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको ताकि ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाए। हो गई होगी मेरे हिसाब से। देखो आर रुपए में, ये तो पीछे वाला ही क्वेश्चन है, 100 आर। यदि रमनदीप की वर्तमान आयु n वर्ष है तो 70 वर्ष बाद उसकी कितनी हो जाएगी, 70 प्लस n, ठीक है। यदि मैं 100 रुपए में f रुपए खर्च कर देता हूं तो मेरे पास कितने बचे, ये कब की कब तक खत्म हो गई। ये तो इस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए मैं आपको सोल्व भी करवा रहा हूं, बाकी अपने क्वेश्चन कब के खत्म हो चुके, ठीक है। इतने इजी, अगर आपको इन जितना भी मैं पढ़ाता जाता हूं उनके सॉल्यूशंस आपको चाहिए, वैसे तो अभी तो जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ सीखने वाले ही हैं। जरूरत लगेगी वहां तो मैं ऑटोमेटिक खुद ही आपको सेंड कर दूंगा, या आप मेरे को से मांग लेना, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा या फिर टेलीग्राम पे भेज दूंगा, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप क्लास लो, अपने ये क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, अगली क्लास में बढ़ेंगे। यहाँ तक इस ये जो अपना टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा, इसको यहाँ तक ये तीनों वीडियो आप देखोगे। अगर ये वाला वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, इसका मतलब ये है इस वीडियो से पहले के 2 वीडियो आप जरूर देखोगे, क्योंकि कल की क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है महायुद्ध। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन होंगे इनसे रिलेटेड, और इनका लेवल बढ़ाएंगे। उससे पहले आप ये 2-3 क्लासें आराम से देख के आओगे। 2 क्लासें तो बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पढ़ाई हुई क्लासेज हैं। इसमें हो सकता है थोड़ी स्पीड हो गई, लेकिन वो स्पीड बहुत, इन क्वेश्चंस के लेवल के हिसाब से ना वो स्पीड कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ध्यान में रखते हुए ये क्लास ख़त्म की है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, उससे पहले आप एक चीज़ और देख लो जो मैं आपको यहाँ जानकारी दे देता हूँ। वैसे तो अपने इंस्टाग्राम पे आपको बार बार बता दिया जाता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि अपना जो इंस्टीट्यूट है उसका व्हाट्सएप नंबर है 7014499473। समझ गए होंगे। उसके बाद अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका नाम है UPSC बाय हैंड्स। और ये जो UPSC बाय हैंड्स है वो अपना एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के हाथ से लिखे हुए नोट्स, विजय सर के खुद के लिखे हुए नोट, यानी कि मेरे बनाए हुए नोट्स जो हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए इसका अलग से हमने इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है जो नोट्स को डेडिकेटेड होता है। उसके बाद ये अपने व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताई दिए। यूट्यूब पे आप हो जो अपने इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल है नवाक्षी इंस्टीट्यूट, वहाँ आप रेगुलर ये वीडियोस देख भी रहे हो, जिस चैनल को आप शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखना, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना
और यहाँ व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना। ओके, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगेन थैंक यू।